नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आप भी समझ गए होंगे, आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन बनेगा। बड़ी बहस के बड़े सवाल का ज्यादातर पॉलिटिकल पंडित यही जवाब दे रहे हैं कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली पसंद जो होगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। लेकिन सीएम की रेस में जो चेहरे सामने आ रहे हैं उनके नाम के सामने क्रमवार तरीके से हम रख देते हैं। चलिए, सबसे पहला नाम नरेंद्र सिंह तोमर, दिमनी से चुनाव जीते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का नाम इस लिस्ट में सबसे आगे चल रहा है। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से नवनिर्वाचित विधायक प्रहलाद सिंह पटेल का नाम भी शामिल है। तकरीबन 17 साल से, जी हां, फिर से सुन लीजिए, तकरीबन 17 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बुधनी से इस बार उनकी बड़ी जीत देखी गई। अब और कौन है दावेदार? केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये भी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। इसके साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय, जी हां, कैलाश विजयवर्गीय को भी पहचानिए। कौन है कैलाश विजयवर्गीय? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अभी इस वक्त जो ग्राफिक्स आप देख रहे थे वो बीजेपी के नतीजों का था। तो 230 सीटों में से बीजेपी को 163 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस को 66 सीटों पर संतोष करना पड़ा और एक सीट अन्य के खाते में गई। तो ये जो सीट थी ये बसपा, सपा, आम आदमी पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, यहां तक कि निर्दलीय के खाते में नहीं गई, बल्कि आदिवासी बहुल्य रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट पर जयस यानी कि जय आदिवासी युवा संगठन से जुड़े कमलेश्वर डोडियार ने जीत दर्ज की। कमलेश्वर डोडियार ने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव जीतकर सभी को चौंका दिया। यहां कांग्रेस दूसरे और बीजेपी तीसरे पायदान पर रही, जबकि दूसरी बार चुनाव लड़ रहे कमलेश डोडियार को 2018 में 18,726 मत मिले थे। सबसे बड़ी चुनावी बात यह है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी चुनाव हार चुके हैं। उनके अलावा मध्य प्रदेश के 31 में से 12 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा। हारे हुए मंत्रियों में 3 सिंधिया समर्थक हैं। बड़ी बहस का सबसे बड़ा सवाल ये, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा? तो जो चेहरे हमने आपको दिखाए उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बयान सुनाने जा रहे हैं। ये 2 प्रमुख और प्रबल दावेदार नेताओं के बयान हैं। इनका नाम है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, जिनसे बात की है हमारे चैनल हेड मनु जी ने। आइए सुनते हैं खास मुलाकात में, खास बातचीत में क्या बात सामने आई है। मुख्यमंत्री का नहीं, मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अमित जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि अभी शिवराज जी हैं, बाद में पार्टी तय करेगी। देश के प्रधानमंत्री ने भी कोशिश की कि उस चेहरे को अवॉइड किया जाए, क्योंकि पार्टी के पास जो इंटरनल रिपोर्ट थी वो ये थी कि साहब नाराजगी है। नहीं, देखिए, दरअसल क्या, शिवराज जी अभी मुख्यमंत्री हैं जी, और स्वाभाविक रूप से जब चुनाव होता है तो मुख्यमंत्री के चयन की एक प्रक्रिया है जी। उस प्रक्रिया से पहले भी शिवराज जी या दूसरे लोग जो हैं वो भी उससे गुजर के बनते रहे। अब चूँकि चुनाव हो गया है, अब पार्टी तय करेगी और प्रक्रिया के अनुसार कौन वहाँ की कमान संभालेगा जी, ये तय हो। प्रहलाद जी, आपका स्वागत है। ये जो जीत है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? किसको श्रेय देते हैं? एक लाइन में, ये मोदी नाम का मैजिक है जी। और जब मैं ये कहता हूँ तो ये व्यक्तिवाद नहीं है। हम परिवारवाद के विरोधी हैं, व्यक्तिवाद के विरोधी हैं, लेकिन सामूहिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। कमलनाथ दिल्ली और भोपाल से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले। मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं, मैं अपने सकारात्मक काम की बात करता हूं, दूसरों पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करता। आप कब शपथ लेंगे सर? आखिरी शपथ भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। बिल्कुल। परिणाम आपने देखा है, हम 3 राज्यों में प्रचंड रूप से जीते, प्रचंड रूप से। और मुद्दा चुनाव का एक ही था, देश का नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने पसंद किया। अमित शाह जी की रणनीति, जो चुनावी रणनीति होती है। और चलिए, इस वक्त 2 सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथ
चर्चा में जुड़ चुके हैं शिवम शुक्ला जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, नीलाभ शुक्ला जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। और आज का विषय जो हमने इस बात के लिए रखा है कि अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का कौन होगा। शिवम जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। चर्चाओं का दौर तो बहुत चल रहा है और हमने सभी संभावित उम्मीदवारों की मन की बात भी दर्शकों को बता दी। मन की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इस समय पार्टी के जीतने के बाद जो उनके मन में चल रहा था वो सब उन्होंने जनता को बताया। तो शिवम जी प्रसन्नचित्त भी हैं। कल तो मुलाकात नहीं हो पाई आपसे, आज शुभकामनाएं दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। आप सभी ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका का सम्यक तरीके से निर्वहन करने का उचित रूप में प्रयास किया, तो आप भी साधुवाद के उतने ही पात्र हैं जितने लोकतंत्र के जो सजग रूप से हम लोग खड़े थे, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा राजनीतिक दल के रूप में। मीडिया ने भी अपना योगदान मजबूती के साथ निभाया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मध्य प्रदेश की जनता ने एक अभिभूत करने वाले जनादेश से हमें सम्मानित किया है और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो जन आकांक्षाएं हैं उन पर पूर्ण उतरने का पूरा प्रयास करेगी। कांग्रेस से भी हमारी अपेक्षा रहेगी कि एक विपक्ष के रूप में लगातार हमारी जो कमियां खामियां सरकार के रूप में सामने आए उनसे हमको अवगत कराते रहे, ताकि मध्य प्रदेश में यह जो विकास की एक नई इबारत लिखने का हम स्वप्न प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देख रहे हैं उसको हम सही रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा, मुख्यमंत्री कौन होगा, देखिए एक बात तो निश्चित है कि हमारी पार्टी में परिवारवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान पट्टावाद के लिए नहीं है, जातिवाद के लिए नहीं है, संप्रदायवाद के लिए नहीं है। तो स्वाभाविक तौर पर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता जिसने अपने जीवन में संघर्ष किया होगा, जन अभिलाषाओं और जन आकांक्षाओं को समझता होगा और अपनी लोकप्रियता और अपनी स्वीकार्यता के बलबूते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश राज्य को आगे ले जाने में सक्षम होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या फिर जो हमारी केंद्र की जो सेंट्रल कमेटी है वह इस दिशा में निर्णय लेगी और व्यापक विचार और मंथन के पश्चात तमाम गुण और दोष का अवलोकन करने के पश्चात इस विषय पर निर्णय लिया जाएगा। अभी तो हम इन चीजों का कहीं ना कहीं उसका परीक्षण कर रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं कि कैसे आखिर इन चुनाव के परिणामों के पीछे कौन से मुख्य कारक रहे। और स्वाभाविक तौर पर जो हमारे संगठनात्मक जब इस विषय पर विचार और विमर्श हुआ तो जो सबसे महत्वपूर्ण 3 बिंदु निकल करके आए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता, हमारे मध्य प्रदेश में संगठन की जो कार्यकुशलता थी, चाहे वह त्रिदेव की बात हम कर लें, 65,000 बूथों के डिजिटलाइजेशन की बात कर लें, मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम हो जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो संगठन के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पूरे देश में एक अनुपम मिसाल को प्रस्तुत किया। उसके साथ ही साथ हमारी डबल इंजन की सरकारों के विकास के कार्य, गरीब कल्याण की हमारी नीतियां, हमारी विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति और मध्य प्रदेश में जो हमारे पास एक श्रृंखलाबद्ध लोकप्रिय नेतृत्व का एक पूरा समूह था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, केंद्रीय मंत्री तोमर जी हो, सिंधिया जी, कैलाश जी, प्रहलाद पटेल, इन तमाम का इस विजय में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक विचार और मंथन करने के पश्चात मध्य प्रदेश के लिए जो निर्णय हितकर होगा उसी ओर आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश को एक कहीं ना कहीं विकास उन्मुखी मुख्यमंत्री जल्द ही मिल जाएगा। जी नीलाभ जी, मेहनत बहुत हुई और बहुत दावे भी हुए और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को 230 विधानसभा क्षेत्रों में समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस को पूछपरख भी बढ़ी, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ा, वो आप लोग अब आकलन करेंगे धीरे धीरे, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़े में इतनी कमी कैसे आ गई? अगर फाइट नेक टू नेक थी तो फिर तो कुछ आसपास नतीजे होने थे। देखिए, परिणाम अप्रत्याशित थे, लेकिन हारने से नहीं होती, मानने से होती है। देखिए, हमें जनादेश स्वीकार है। सबसे पहले तो मेरे भाजपा के मित्रों बधाई देता हूँ, आपकी भाजपा पार्टी को शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जो जनता से वादे किए हैं उस पर आप खरे उतरेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि प्रदेश को कर्ज मुक्त करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रदेश को वापस से भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, जो पिछले 18 सालों में हुआ है अब नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित रहेगी, लाडली बहनों को आप बराबर किस्त देंगे, ये उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। सरकारी नौकरियों की भर्तियां खुल जाएगी, किसान का कर्ज माफ होगा, किसान को यूरिया खाद बीज मिलेगा, उसे मुआवजा मिलेगा, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रदेश में भाईचारे का माहौल रहेगा, आप देशपूर्ण राजनीति नहीं करेंगे, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। फिर तो हम बैठे ही हैं, विपक्ष है, हमारा दायित्व है, लेकिन हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हुआ वो अब न हो।
एक जनता ने आप पे भरोसा किया है, आपने मोदी जी की गारंटी दी, वो गारंटी रहे, जुमले वापस साबित ना हो। तो हम चाहते हैं, हमें जनादेश स्वीकार है, हम समीक्षा करेंगे, हमसे कहाँ गलतियां हुई है, आत्मावलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे। 66 सीट पर जनता ने हमें सम्मान दिया है, उनके हम अभिभूत हैं। अन्य सीटों पर जनता ने हमें भरपूर हमको सम्मान दिया है। हम जनता का जो जनादेश हम स्वीकार करते हैं। आपकी सरकार बनी, आप जनता के वादों पर, आपने जो वादे किए उस पर आप खरे उतरे, ये आपसे उम्मीद करते हैं। दूसरी बात, हम अभी चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ये निश्चित रूप से आपके यहाँ जो ये आपका आंतरिक मामला, उसमें हमें दखल देना नहीं है। लेकिन जैसे अभी अलग अलग सबके वक्तव्य आ रहे हैं, किसी ने कहा लाडली बहना की वजह से निकला, तो एक वरिष्ठ नेता बड़े रुष्ट होकर कहा कि नहीं, ये तो मोदी जी को और अमित शाह जी को श्रेय दिया जाना चाहिए, मतलब उन्होंने शिवराज जी का नाम हटा दिया परिदृश्य से। तो ये आप जितनी जल्दी डिसाइड कर सके ज्यादा अच्छा है। आपका आंतरिक मामला अभी प्रहलाद पटेल जी का भी सुन रहा था मैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी मोदी जी को ही श्रेय दिया है, तो लाडली बहना, शिवराज जी लाडली बहना को गेम चेंजर मान रहे हैं। तो इस तरह विरोधाभास चल रहे हैं। लगभग आधा दर्जन आपके उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, जो बने वो अच्छे से काम करे। ये वैसा ही हो गया कि जिसको जो दिखाई दे रहा है, जीत भी उसी और सुनिश्चित है। शिवराज जी लाडली बहना के प्रति ज्यादा आश्वस्त थे, और जो केंद्रीय नेता है वो मोदी की गारंटी के प्रति ज्यादा आश्वस्त थे। जी जी नीलाव जी, जी वही ये कहूँगा, जिन्हें जो जनता से वादे किए उस पर एक खरे उतरे। तो बिल्कुल। चलिए, अब प्रचंड जनादेश तो मिल चुका है शिवम जी आपकी पार्टी को, लेकिन एक छोटा सा सवाल शिवम जी मैं आपसे करूंगा। सोशल मीडिया का उपयोग आप भी करते होंगे। सोशल मीडिया भी एक महीने तक जो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन प्रखर विद्वान और ऐसे भी उसमें लोग शामिल हैं जो तकरीबन 10 बार का चुनाव देख रहे थे, यानी ये उनके जीवन का 10वां चुनाव था। वो कह रहे थे साहब की अंडर करंट है, कांग्रेस बहुमत में आ रही है, 120-125 के लगभग आंकड़ा रहेगा। पर जब 11 बजे सुबह से, वैसे तो 9 बजे से ही आप लोग लीड ले चुके थे, लेकिन 11 बजे ये जो चमत्कारिक आंकड़ा शुरू हुआ और वो फिर तब्दीली होती गई, 165 के बाद फिर 163 पे कहानी खत्म हुई। ये बहुत बड़ी जीत, प्रचंड जीत है। क्या लगता है आपको, इतने बड़े बड़े प्रेडिक्शन कैसे धते साबित हो गए? एग्जिट पोल पर पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये तो आंकड़े तो एग्जिट पोल के भी आगे निकल गए। देखिए, लोकतंत्र में जब जनता निर्णय करती है तो तमाम प्रेडिक्शंस, तमाम दावे, तमाम राजनीतिक विश्लेषण, तमाम चीजें धराशायी हो जाती हैं। लोकतंत्र में अगर किसी के पास यह शक्ति होती है कि वह चीजों को परिवर्तित कर सके अपनी मनोदशा के हिसाब से, तो वह सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होती है। और स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी कभी इन तमाम चीजों से, इन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से, इन चीटाकशी जैसी चीजों से विचलित नहीं हुई। हमारा कार्यकर्ता दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जनसेवा के भाव के साथ लगातार मध्य प्रदेश की जनता की सेवा में लगा रहा, और स्वाभाविक तौर पर जनता ने भी उस चीज को सिरोधार्य किया और स्वीकार किया। और यही कारण है कि जनादेश हम इतनी बड़ी संख्या में लाग पाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हालांकि कांग्रेस पार्टी विजय के लम्हों में बहुत बार हम ऐसी चीजों को मिस कर जाते हैं जो शायद तब हम गलत कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं एक कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दल के रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में सबसे बड़ी जो खामी नजर आई, उनके नेतृत्व के भीतर एकजुटता नहीं थी। अ डिवाइडेड हाउस कैन नॉट स्टैंड। अगर जो घर आपस में ही लड़ाई लड़ता है वह कभी भी जन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास अर्जित करने से पहले कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना चाहिए था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस प्रकार से सनातन जैसे विषयों पर, प्रधानमंत्री मोदी जैसे विषयों पर, हमारी राष्ट्रीय जो महत्व के विषय हैं, जो हमारी वैश्विक परिदृश्य पर कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को प्रभावित करते हैं, उन विषयों पर कांग्रेस पार्टी ने जो डबल स्टैंडर्ड्स रखे, जिस प्रकार से देश की जनता को अपमानित करने वाली राजनीति की, एक शब्द का बड़ा उपयोग हुआ था, एंटी इनकम्बेंसी। और मैंने तो तमाम बीजेपी प्रवक्ताओं से इस बात को लेकर सवाल किया है, बहुत ईमानदारी के साथ मैं कहूंगा। पर अगर एंटी इनकम्बेंसी के रिजल्ट ऐसे आते हैं तो मुझे तो लगता है हर पार्टी कहेगी कि हाँ साहब, हमें भी एंटी इनकम्बेंसी चाहिए, अगर एंटी इनकम्बेंसी का नतीजा ये है, होता है तो।
देखिए, कांग्रेस पार्टी इस भ्रम में थी कि मध्य प्रदेश में चूंकि हमारी सत्ता का जो अंतराल है वो बहुत लंबा हो गया है, 2 दशक से ज्यादा वक्त से हम मध्य प्रदेश में सत्ता में है, इस वजह से ही जनता यहाँ पर बदलाव के लिए आतुर होगी। जबकि मध्य प्रदेश की जनता इस चीज को देख रही थी कि भारतीय जनता पार्टी तमाम चीजों पर एक क्रेडिबल ऑप्शन के रूप में आज भी डिलीवरी करने में सबसे सक्षम राजनीतिक संगठन है। हमारे पास नेतृत्व की जो लोकप्रियता थी और श्रृंखला थी, वह दिखाता है कि मध्य प्रदेश को आने वाले वर्षों में आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा सकता था। 2003 में भी कांग्रेस पार्टी के पास कमलनाथ और दिग्विजय जैसे चेहरे थे, आज भी वही लोग नेतृत्व कर रहे थे। 2003 की जो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत लीडरशिप थी, आज वह सब नई पीढ़ी के लिए स्थान बना चुकी है। तो यह एक उसका भी संकट था। भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव लड़ती है, प्रो इनकम्बेंसी पे चुनाव लड़ती है, अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करती है। हमने मध्य प्रदेश की जनता के सामने अपने 20 वर्षों के सुशासन का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया और भविष्य में हम मध्य प्रदेश को किस दिशा में आगे ले जाएंगे, किन चीजों पर हम डिलीवरी करके दिखाएंगे, उस चीज का भी रोड मैप हमने मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा। और स्वाभाविक तौर पर जनता भी भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम चीजों पर विश्वास कर पाने की स्थिति में थी और यह चुनाव पूरी तरीके से विश्वसनीयता के इर्द गिर्द घूमता नजर आया। यहाँ प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता हो, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा हो, इन तमाम चीजों पर कांग्रेस पार्टी के से इतर मध्य प्रदेश की जनता ने विश्वास किया और वही चीजें नतीजों में परिलक्षित हो रही हैं। और यह कोई जनादेश बहुत ज्यादा अचंभित या चौंकाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही थी कि अगर जनता के मन में कोई अंडर करंट होगा तो वह गरीब कल्याण के लिए होगा, जनता के मन में कोई अंडर करंट होगा तो वह राष्ट्रवाद के लिए होगा और वही चीजों से जनता हमें पुरस्कृत करने का काम करेगी। बिल्कुल। नीलाभ जी, क्या वाकई में हमारे एक जो युवाओं को तरजीह देने की बात है, कांग्रेस इसमें थोड़ी पीछे रह गई? और जो बात हो रही है कि वरिष्ठ नेता लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं, जो कांग्रेस की रीढ़ हैं, कांग्रेस की जान हैं, इन नेताओं को कम से कम युवाओं को प्रमोट करना चाहिए था। विदाउट बैकग्राउंड वाले नेता अगर आते, प्रत्याशी बनते, जीत के आते, एक अच्छा संदेश जाता। क्या ये मंत्रणा में ऐसे कुछ विषय आएंगे आपके? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखो, 2018 में जब हमारी सरकार बनी तो हमारे ज्यादातर मंत्री युवा थे। अभी भी हमारा जो टिकट वितरण हुआ है, ज्यादातर युवा लोगों को टिकट दिया गया, तो ज्यादातर युवा लोग जीत कर आए। तो ये कहना गलत हुआ था कि हमारी कांग्रेस की स्थिति ये है, हमारी जो कि युवाओं का जोश और वरिष्ठों का मार्गदर्शन, इसको मिलकर एक कांग्रेस की सोच बनती है। तो हमें युवाओं का जोश भी आवश्यक है, वरिष्ठों का मार्गदर्शन भी आवश्यक है। सभी ने मिलकर बहुत मेहनत करी, छोटे छोटे कार्यकर्ता ने मेहनत की, प्रत्येक नेता ने मेहनत करी। मैंने आपसे कहा कि अप्रत्याशित परिणाम आए, हमारी सोच से परे, जनता की सोच से परे। ये परिणाम किसी के गले नहीं उतर रहे, आम जनता भी इसको गले नहीं उतर रही, परिणाम कहां से आए। लेकिन फिर भी जनादेश हमें स्वीकार है। हम समीक्षा करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, आत्मावलोकन करेंगे कि कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ हमसे चूक हुई, क्यों हम अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पाया, जनता हमारी बात को समझ क्यों नहीं पाई। तेलंगाना जीत लिया, तेलंगाना आपने जीत लिया, पर 2018 में ये जो 3 राज्य थे नीलाभ जी, ये आपकी पार्टी के राज्य हो गए थे। तीनों राज्यों में आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री बने थे, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। मैंने कहा ना, समीक्षा की आवश्यकता, आत्मचिंतन की आवश्यकता, आत्मावलोकन की आवश्यकता, हम उसे स्वीकार करते हैं। पर नीलाभ जी, एक क्या वजह रही कि छत्तीसगढ़, ठीक है, वैसे ये थोड़ा सा सिलेबस बाहर का हो जाएगा, लेकिन ठीक है, आपको भविष्य के लिए भी शुभकामना है। मुख्य पार्टी है, हार जीत तो चलती रहती है। बीजेपी भी कहती है कि 2 सीट से 282 का सफर हमने तय किया। तो शिवम शुक्ला जी, इस वक्त तो जो डेटा हमारे पास आ रहा है और हमारे दर्शक देख रहे हैं, देश के 58% इलाकों पर बीजेपी का शासन काबिज हो गया है ये, और देश के 57% आबादी पर बीजेपी का शासन है। ये 2 फैक्ट। तो 2014 के बाद ये एक बार फिर से जो सेफ्रॉन पूरा मैप के थ्रू देखने को मिलता था, एक बार फिर से भगवामय हुआ है। हिंदी भाषी ये 3 राज्य जहां पर बीजेपी एक बार फिर से तीनों राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जब हम राष्ट्रीय राजनीति में हैं, राष्ट्रीय दल के रूप में देश का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहां पर
हमारे प्रतिपक्षी राजनीतिक संगठनों की है। हमारा इस बात का पुरजोर प्रयास रहता है कि प्रत्येक राज्य भारत को विश्व के उत्कर्ष पर ले जाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करे और जिस भी राजनीतिक दल की वहां पर सरकारें हों उनके साथ एक सहयोगपूर्ण और सौहार्दपूर्ण भावना के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन स्वाभाविक तौर पर यह चीज अपने आप में स्पष्ट है कि जहां पर डबल इंजन की सरकारें होती हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को जब प्रदेश की सरकारों का समन्वय मिलता है तो विकास दोगुनी गति के साथ आगे बढ़ता है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास का पैसा रोका गया, छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से किसानों को जो एमएसपी गेहूं और धान पर दिया जाना था, जो तेंदुपत्ता की खरीदी में राशि उपलब्ध कराई जानी थी, उसको भी डकारने का काम वहां की सरकार के द्वारा किया गया। किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को लाभ नहीं पहुंचने दिया गया। तो इस प्रकार की विकट परिस्थितियां कई बार सामने आती हैं जिसके कारण जनता परेशान होती है। तो हम प्रयास करते हैं, अपने मेरिट्स पर चुनाव लड़ते हैं, विकास पर चुनाव लड़ते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को ग्राउंड पर उतारने का लक्ष्य लेकर के चुनाव लड़ते हैं और यही कारण है कि देश के एक बड़े भूभाग की जनता हम पर खुले हृदय के साथ विश्वास करती है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की जीत के बाद, राजस्थान छत्तीसगढ़ की जीत के बाद हम 57% तो सेल्फ रूल्ड हैं और बाकी कई जगह हमारे अलायंस पार्टनर्स की सरकार है। और कई राज्यों में जहां हम ऐतिहासिक रूप से कमजोर हुआ करते थे, मसलन वह तमिलनाडु हो, केरल हो, वहां पर भी हमारा विस्तार अभूतपूर्व रूप से हुआ है। हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य से कार्यकर्ता ने तेलंगाना में जो केसीआर थे उनको भी हराया और जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे उनको भी हराया। तो यह तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का विस्तार हो रहा है, कैसे कार्यकर्ता आ रहे हैं, कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीजों को यह चीज कहीं ना कहीं परिलक्षित कर रहा है। और आने वाले वक्त में भी हमारे लिए यह विश्राम का क्षण नहीं है। हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, मां भारती के वैभव को उत्कर्ष पर ले जाने के लिए, विश्व के शीर्ष पर भारत को पहुंचाने के लिए जो भी संकल्प हमारे हैं उनकी पूर्ति के लिए लगातार सत प्रयास चलते रहने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी लगातार उस यज्ञ में अपनी आहुति अर्पित कर रहे हैं। तो यह मध्य प्रदेश की जनता की ओर से एक उनको भेंट है कि वह अपने लक्ष्य की ओर और अटल होकर के आगे बढ़े। एक अंतिम प्रतिक्रिया नीलाभ शुक्ला जी आपकी मैं जरूर लेना चाहूंगा। देखिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि 18 सालों में जिन्होंने लगातार बातें और बड़े बड़े वादे किए थे जो पूरे नहीं हो पाए, फिर भी जनता ने इन पर विश्वास दिखाया। इन्होंने अब मोदी जी का चेहरा लेकर आया, मोदी जी गारंटी बताई, हालांकि उनकी बातें सब जुमला साबित हुई। यही उम्मीद करता हूँ कि अब जनता ने आप पर विश्वास जताया है। कम से कम ये आने वाले 5 साल जब सरकार रहेगी, जनता के वादों को पूरा करना, आपने जो गारंटी दी उसे पूरा करना, ऐसा नहीं हो विपक्ष को आपको जगाना पड़े। हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी सरकार अच्छे से चले और आप पूरी जनता के वादों में खरे होते हैं। पिछली बहुत साबित ना हो, झूठे वादे साबित ना हो, तो जनता को भ्रमित नहीं किया जाए। शुक्रिया करूंगा मैं शिवम जी, नीलाभ जी, आप दोनों सम्मानित जनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश में नतीजे तो आ गए, अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर चर्चा हो रही है। 163 का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पास। और मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही दोबारा चुन लिए जाएंगे, या फिर जिन नामों पर ज्यादा चर्चा हो रही है यानी कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, इन नामों में से आखिर कौन होगा एमपी का मुख्यमंत्री? ये आपको आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।